तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में। क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि आपने जो है कहा था कि 36 से 51 आप जो है वो हमें बताएंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 35 तक हमने वीडियो में बता दिया है। इसके पिछली वीडियो में आप लिंक दे दूंगा, जाकर के देख सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं 36 से 51 के विषय पे, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो ये बी.एन. राव जो हैं वो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो है 2 मौलिक अधिकार दिए जाए लोगों को। एक जो कि कानूनन हो, मतलब न्यायालय में हम उसे चुनौती दे सके, और दूसरा जो कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सके, बल्कि सरकार का दायित्व होता है कि वो अपने लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसा करे जो कि लोगों का कल्याण हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये 2 भागों में बांटा गया, एक मौलिक अधिकार और एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार के विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में। इसे जो है भाग 4 में रखा गया है और 36 से 51 अनुच्छेद। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि जो है हमारे लोक कल्याण राज्य की स्थापना, मतलब एक अच्छा जो है वो हमारा राज्य हो, चाहे वो जैसे, लेकिन एक अच्छा राज्य हो, सबका कल्याण हो उसमें। तो इसी विषय पे ये इसका उद्देश्य यही है। अब हम बात करेंगे 36 की। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि ये अनुच्छेद अगर आप 12 याद कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि वहां भी राज्य की परिभाषा दी है, सेम चीज है। ये बताता है कि हमारे राज्य जो है वो राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश, और उन राज्यों का जो है नाम क्या क्या है। तो ये सभी बातें जो है 36 में बताई गई है। 37 में अनुच्छेद में क्या बोल रहा है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि हमने जैसे अभी बताया कि 2 बातें हैं, मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसे जो है पूरी तरह से बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि मैं इसका साइज बड़ा करता, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है अगर मैं बड़े अक्षर में इसे एक मतलब बोलते हुए लिखूं। तो इस वजह से मैंने जो है पहले लिख लिया है, ताकि जो है आपको समझने में या फिर लॉन्ग वीडियो ना बने। ठीक है, तो मैं बताता जाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। 37 अनुच्छेद में लिखा है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, तो उसमें आप चुनौती जो है इसे नहीं दे सकते, यानी कि आप केस करके इसे नहीं ले सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में जो है ये नियम नहीं था। मौलिक अधिकार में था कि आप उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, 38वां अनुच्छेद क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। यानी कि हमारे 3 तरह के न्याय की बात की गई। काफी बार क्वेश्चन आया है कि हमारे संविधान में कितने तरह की न्याय की बात की गई। तो 3 तरह की, एक सामाजिक होगी, एक आर्थिक होगी, एक राजनीतिक होगी। मतलब चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो या फिर राजनीतिक तौर पे हो, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजनीति के लिए अलग न्याय हो, आर्थिक स्थिति के लिए अलग न्याय हो, या फिर हमारे समाज के लिए अलग न्याय हो, ऐसा नहीं। सभी न्याय जो है एक बराबर हो। इसी के क में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जो समाज में जो व्यवस्था की गई है वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि, यानी कि उनकी वृद्धि के लिए जो है एक अच्छा समाज का जो है हमें जो है व्यवस्था करनी है। ठीक है, ये 38 के क में ये बातें की गई है। 39 में कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण। यहाँ पे 39 अनुच्छेद में क्या कहा गया, संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण का क्या मतलब है कि किसी एक समुदाय या किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति को सारा संसाधन उपलब्ध ना करा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को जो है अमीर कर दिया, किसी को गरीब ही मार दिया, ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर संसाधन उपलब्ध हो। यानी कि आपके पास जितने भी संगठन हैं, जाति हैं, जो भी चीजें हैं समाज में, वो किसी वर्ग के नाम पर आप उसको जो है संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते। आप जो है समाज के आधार पर जितने लोग रह रहे हैं सबको उचित संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, जो जिसके लिए काबिल है। इसी के 39 के ए में कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता। यानी कि जब आप कानूनी सहायता ले रहे हो
तो आपको फ्री में कानूनी सहायता दिया जाए, निःशुल्क, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं किया जाए। यही पूछा गया था अभी एसएससी जो है, बिहार एसएससी सीजीएल जो 23 का एग्जाम हुआ था, 23 दिसंबर को, उसी में ये जो है पूछा गया है कि 39 के ए में क्या बोला गया है। तो 39 के ए में बताया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता के विषय पर। ठीक है, अब देखिए कि इसे 39 के डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि अगर आप स्त्री और पुरुष के विषय पर खासकर कहा गया है कि अगर स्त्री या पुरुष दोनों एक ही कार्य कर रहे हों तो उनको जो है मजदूरी जो है सेम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्त्री हैं तो आपको कम मिलेगा या आप पुरुष हैं तो आपको कम मिलेगा, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 40 में कहा गया है पंचायत, यानी कि ग्राम लेवल पे जो है, गांव के लेवल पे एक पंचायत की जो है वो स्थापना की जाए, ताकि जो है जो ऊपर वाले जैसे मुख्यमंत्री है कोई भी वहां से योजना लागू करे तो आपको इजीली तौर पे प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो 40 में क्या कहा गया है, पंचायत होना चाहिए। 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, यानी कि कुछ दशाओं क्या, जिससे आप अगर बूढ़े हैं, आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, ठीक है, या आप दिव्यांग हैं, या आप विधवा हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार आपको काम प्रोवाइड कराए। चाहे आपको काम अगर नहीं आपको प्रोवाइड करा पा रही है तो जैसे आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, या फिर अंत्योदय योजना, या विधवा पेंशन, या दिव्यांग पेंशन, ये सभी चीजें जो है इसी 41 में आती है, 41 अनुच्छेद में, ताकि जो है गरीब है, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं तो भाई उसके लिए इंदिरा आवास योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है। अगर आप गरीब हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको अंत्योदय मिलता है, यानी कि कुछ राशन मिलता है आपको, ताकि जो है आप अपना जीवन जो है निर्वाह कर सके, भूखे ना मरे। अगर आप बूढ़े हैं तो आपको वृद्धा पेंशन मिलता है ताकि आपका जीवन यापन हो सके। विधवा है तो भी विधवा पेंशन मिलता है। दिव्यांग है, काम आप अब दिव्यांग है, आप काम कोई भी नहीं कर पा रहे तो दिव्यांग पेंशन आपको मिलती है। तो ये सभी चीजें जो है 41 में बात की गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 42 में क्या कहा गया, देखिए यहाँ 41 में काम, 42 में जहां भी आप काम कर रहे हो वहां का माहौल कैसा है, यानी कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मनोवांछित दशाएं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जहां भी काम कर रहे हो वहां के लोग आपके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपके काम करने जहां इंसानों जैसा आपके साथ बर्ताव हो रहा है कि नहीं, मनोवांछित दशाएं हो रही कि नहीं, यानी कि आपके अनुकूल काम करवा पा रहे हैं कि नहीं, आप करना नहीं चाहते जबरदस्ती करवा रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। आप गर्भवती हैं, आपको कई कड़ा काम तो मतलब ज्यादा वजन वाला काम तो नहीं दिया जा रहा है ना। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए शौचालय उपलब्ध कराया जाए। तो ये सभी चीजें जो भी आप जहां भी काम कर रही हैं, जैसी स्थिति में वो आपके अनुकूल काम वहां पे होना चाहिए, अनुकूल जो है वहां के जो है वो संसाधन उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी शौचालय की सुविधा हो, या आप गर्भवती हैं तो आपके लिए अलग उतना हार्ड वर्क ना दिया जाए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है कि आपको जो है कार्य न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि आपके जो है वहाँ के लोग न्याय आपके साथ सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, या मनोवांछित दिशा, यानी कि आपके अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं। जानवरों जैसा बर्ताव तो नहीं किया जा रहा है ना, कि जैसे जानवर के साथ करते हैं उसके उसी जैसा आपके साथ बर्ताव किया जाए, काम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति तो नहीं है ना। अब देखिए 43 अनुच्छेद क्या कहता है, 43 कहता है कि उद्योग, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ये भी पूछा गया है सवाल, ये काफी सवाल है जो कि पूछे जाते हैं बराबर नीति निर्देशक। इसलिए आप चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में यूपीएससी के हो, आपको ये चीजें जो है याद होनी चाहिए, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 43 में क्या कहा गया, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है न्याय से, तो आपको जो है सरकार जो कुटीर उद्योग का भी प्रोत्साहन दे, ताकि जो है आप घर बैठे काम कर सकें। कुटीर उद्योग का अभी जो हमारी सरकार है, जो अभी हाल फिलहाल जो सरकार है मोदी की, तो वो मोदी सरकार जो है काफ़ी इसको बढ़ावा दे रही है। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, जवाहरलाल नेहरू की सरकारें भी ये काफ़ी इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया गया था उस समय भी। तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है ये सरकार आपको देगी, ताकि जो है आपको काम मिले, बेरोजगार आप ना रहे। ठीक है, समान नागरिक सहायता
44 का अनुच्छेद क्या कहता है? समान नागरिक सहायता। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी धर्म के हैं तो आपका एक कानून होता है, किसी भी धर्म में जाइए तो उनका एक प्रॉपर कानून होता है धर्म के अनुसार। लेकिन यहाँ पर नागरिक की बात हो रही है, तो नागरिक जब संविधान की बात होती है तो इसमें ना ही धर्म आता है ना ही और कोई जाति आती है, तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है उनमें जो है एक तलाक का मामला आया था। उसमें क्या था कि आप तलाक 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 कह देते हैं तो आपसे जो है वो तलाक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या था, महिलाओं पे एक कुछ भी गलती, उनको ये हमेशा डर बना रहता था कि कहीं ये हमसे तलाक ना ले। ये गलत है। हिंदू में इसी तरह सती प्रथा थी कि जो है आपको जो है जबरन जो है वो आप जो जहाँ पे जल रहा होता था, अगर आपके पति जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जो है उसके उनके साथ जो है जलाया जाता था, तो ये सती था, ये गलत था। तो सभी धर्म के अपने अपने रूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि वो रूल तभी फॉलो होगा अगर आपके साथ प्रताड़ना ना हो, आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो कि कानूनन सही नहीं है। इसी वजह से यहाँ बात है समान नागरिक सहायता के विषय पे। चाहे आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, आप सबके लिए कानून जो है वो बराबर हो। ठीक है। 45 अनुच्छेद में बात की गई है 6 वर्ष से कम बालकों का, यानी कि 6 साल से जिनकी उम्र कम है उनको जो है शिक्षा मुफ्त दिया जाए, फ्री दिया जाए शिक्षा। ठीक है। जैसे इसी में जो है लगभग आंगनबाड़ी लोग आते हैं। ठीक है। नाकों से गंगा यमुना बहती रहती है, फिर भी जो है वो वहाँ पे उनके द्वारा आंगनबाड़ी के जो भी टीचर हैं उनके द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये इसी में आता है कि आप किसी तरह से शिक्षित उनको करें। ठीक है। ये 46 है। 46वां अनुच्छेद क्या कहता है कि SC ST और दुर्बल वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक सहायता दी जाए। मतलब जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, या कोई भी दुर्बल लोग हैं, यानी कि जो भी गरीब किस्म के लोग हैं, उनको जो है शिक्षा उनको जहाँ तक हो सके मुफ्त दिया जाए। अगर शिक्षा मुफ्त नहीं दे पा रहे हैं तो उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाए। मतलब किसी तरह से आप पढ़ लीजिए बाबू, इसमें यही कहा गया है। 46 में क्या कहा गया है कि किसी तरह से आप पढ़ लीजिए। तो हमने वो पूरा लाइन बताता जा रहा हूँ और उसका मतलब भी समझाता जा रहा हूँ। ठीक है। तो आप 46 का क्या कह रहा है अनुच्छेद कि SC ST और दुर्बल वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक सहायता, ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा। ये सभी का PDF मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दूंगा और जो है वहां पे इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप PDF के जरिए जो है आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, लिखने और जानने की जरूरत नहीं है, वो तो बुक में भी है, सेम चीजें लिखी गई है, लेकिन आप समझ लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा लंबे समय तक। ठीक है। 47 का अनुच्छेद क्या कहता है कि स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगे। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक है, जैसे शराब है या नशीली दवाइयां है या ड्रग्स है, तो ये सभी चीज़ों या मिलावट का जो सामान है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मिलावट आती है। जैसे आजकल दूध जो है वो मिलावटी दूध काफ़ी आने लगे हैं मार्केट में, तो ऐसी चीज़ों पे वो सरकार जो है प्रतिबंध लगाए। ये सरकार का दायित्व है कि आप तक जो है जो भी पहुँचे वो स्वच्छ पहुँचे, अच्छा पहुँचे। तो इस 47 में यही बात की गई है कि स्वास्थ्य के हानिकारक के लिए जितने भी जो नशीली पदार्थ है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। अब देखिए 48 का अनुच्छेद क्या कहता है कि पशुओं के वध पर प्रतिबंध, यानी कि जो दुधारू पशुएं हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़ या ऊंट या जितनी भी दुधारू पशुएं हैं उसके वध नहीं हो, यानी कि उसको मारा ना जाए, उसकी हत्या पे जो है वो प्रतिबंध है। ठीक है। उसके बाद उसकी नस्ल को कैसे अच्छा नस्ल में परिवर्तित किया जाए। ठीक है। जैसे अगर पहले की गाय होती थी जो कि 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी, और आजकल की जो गाय हैं वो जो है नस्ल अगर बात करें तो नस्ल में अगर उनको परिवर्तित कर देते हैं तो कम से कम 40 लीटर 50 लीटर तक भी दूध देती है। तो यही बात की गई है हमारे 48 अनुच्छेद में। ठीक है। 49 अनुच्छेद क्या कहता है कि स्मारक, जितने भी हमारी विरासत है उसको जो है आप लोग सुरक्षित रख पाए, यानी कि उसका संरक्षण करें। यहाँ पे क्या कीजिए, स्मारक और स्थलों का संरक्षण, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसे देख करके इतिहास जिंदा रखे। ठीक है। और जैसे हमने देखा, हमारे पिताजी ने देखा, कई सालों से ताजमहल को हम देखते आ रहे हैं, तो ये हमारी विरासत है। ठीक है। हमने कई मंदिरें देखी हैं। ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारी विरासत है, केदारनाथ ये विरासत है, इसको हम लोग क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। शिलालेख है, तो अगर शिलालेख है तो उसको भी हम लोग क्षति नहीं पहुंचा सकते, अशोक के हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो भी हमारी विरासत है उसका संरक्षण करें, उस सरकार जो है उसको संरक्षित रखे, ताकि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसकी जानकारी लोगों तक जा सके। 50वां अनुच्छेद क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग। कार्यपालिका अलग काम करे और न्यायपालिका अपना अलग काम करे। अगर दोनों एक काम करेगा तो वो मिली भगत वाला काम हो जाएगा। तब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना कार्यपालिका जा सकते हैं ना न्यायपालिका जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसीलिए इसमें बात की गई है कि अलग अलग। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप न्याय में जाइए, न्याय से दिक्कत है तो आप कार्यपालिका में जाइए, ठीक है। तो ये चीजें की गई, तो ये हो गया। अब देखिए 51 अनुच्छेद क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बढ़ावा देना। जो हमारे सटे हुए कोई देश हैं, किसी राज्य के सटे हुए कोई देश हैं, उनके साथ शांति पूर्वक रहें और हमारे सुरक्षा को लेकर भी, ऐसा नहीं कि वो सटे हुए हैं तो वो हमारे भूमि पे कब्जा करें, ठीक है। हमें भी उन देखना है कि हमारी जो सुरक्षा है वो सही सलामत है कि नहीं, कोई हमारे अंदर तो नहीं आ रहा है ना, और ना ही हम किसी के अंदर जाएं। हम लोग जहाँ हैं वहीं ठीक रहें, सुरक्षित रहें और जो है वो शांति बनाए रखें। ये हमारे 51 बात की गई। अब देखिए कि इसको जो है 3 भागों में मैंने, अगर मैं चाहता तो इसे पहले ही 3 भागों में विभक्त कर देता, लेकिन आप नहीं समझ पाते उस समय। तो देखिए इसको जो है 3 भागों में आप विभक्त कर दीजिए। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन आते हैं मेंस पर्पस से। अब देखिए समाजवादी में आप अनुच्छेद 38, 39 का ए, 41, 42, 43 का ए और 47, ठीक है। इन अनुच्छेदों को आप समाजवादी में जगह दे दीजिए। आप समाजवादी लिख दीजिए, उसके बाद ये अनुच्छेद जितने भी मैंने बताए ये अनुच्छेद आप एक जगह लिख सकते हैं, ठीक है। गांधीवादी में आप 40, 43 का बी, 46, 47 और 48 लिख सकते हैं, ये अनुच्छेद है। और उदारवादी में 45, 44, 45, 48 का ए, 50 और 51। इसमें से आप देखेंगे कि कोई अनुच्छेद जो है एक दूसरे में भी मैच कर रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसका क या ख दोनों मतलब ऐसा अनुच्छेद है जो कि दोनों के लिए सुटेबल है, ठीक है। इस वजह से आपको ये 3 भागों में उसे विभक्त करके, जब आप नोट्स बना रहे हो तो 3 भागों में विभक्त कर लीजिएगा। मैं नोट्स वैसे दे दूंगा, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप 3 भागों में करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस टोटल प्रॉपर आपको समझ में आ गया कि ये जो है 50 से 36 से जो है 51। इसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आप रिपीट वीडियो भी देखें ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, दोबारा इसकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।